हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपकी दोस्त प्री और मैं आप सभी दोस्तों का अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आई हूँ जो कि आने वाले पेट एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 110% इसमें से आपके पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर से आप लोग एक सरसरी निगाह से देख लीजिए और हो सके तो इस क्वेश्चन को ईयरफोन अपने कान में लगा करके आप इस क्वेश्चन आंसर को एक बार ज़रूर देख लें। और एक बार अगर आप ऐसे देख लेंगे और रात में सोते वक्त लेटते वक्त भी अगर आप ईयरफोन की सहायता से कान में लगाकर अगर आप इसे सुनते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके माइंड में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और एक रिवीजन होता जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई आयोग के द्वारा और कई एग्ज़ाम्स में जो कि वनडे होता है उसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और आप सभी जानते हैं कि पेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कि इसके तैयारी के साथ साथ अपना कुछ अलग काम भी करते हैं, जो कुछ बिज़नेस करते हैं, कुछ जॉब में हैं और वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हो सकें। तो पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को एक रूपरेखा दे रहे हैं परंतु उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था। सो एक सरसरी निगाह से मैं इस कुछ क्वेश्चन का आज पार्ट 1 लेकर आई हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सीरीज़ में क्वेश्चन ऐड कर सकूँ। और दोस्तों इसका आज पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूँगी कि 5 पार्ट में ही इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँ और मैं डेली 2 पार्ट अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक शाम को आपको मिलेगा और एक सुबह लगभग 12 बजे तक मिल जाएगा और एक शाम को 6 बजे तक आपको 6 या 7 बजे के बीच में मेरा ये सीरीज़ मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबका समय बहुत कीमती है। एडमिट कार्ड आ चुका है और जो केस चल रहा था आयोग का कोर्ट में वो भी आज आयोग जीत चुका है। उसकी भी न्यूज़ मुझे अभी 1 घंटे पहले मिल चुकी है कि कोर्ट आयोग में जीत गया है और एग्ज़ाम 24 अगस्त को ही होगा। एग्ज़ाम टलने के कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। सो हम लोग अपना इस जो भी कीमती समय है अपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए 1 हफ़्ता 4 दिन 5 दिन जो भी बचा हुआ है उसमें हम जी जान से अपनी पूरी मेहनत लगा दें दोस्तों। और इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो भी कुछ सवाल हैं वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये दिमाग में तुरंत बैठ जाते हैं और इनमें से आपके पेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन और मेरा तो जहाँ तक मानना है कि 50% जीएस यानी सामान्य अध्ययन ये कवर कर लेगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की सीरीज़। सबसे पहले तो इसमें बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया हुआ है जिसमें कि आप जानते होंगे बौद्ध संगीति 4 हुई थी और ये कहाँ कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी। राजगृह जो कि कभी कभी पूछ लेता है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में पड़ती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आयोग का आया हुआ है, लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सप्तपर्णी गुफा किस जगह पर पड़ती है। तो उसमें राजगृह ऑप्शन था, आप राजगृह ऑप्शन को ही टिक करेंगे दोस्तों। इसके पश्चात का इसका समय तो बहुत ही हालांकि टफ़ करने के लिए पूछता है और पेट के एग्ज़ाम में तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूछेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रथम जब बौद्ध की संगीतियाँ हुई थी चारों, इसका या तो ये पूछेगा कि किस जगह पर हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी या कौन इसका अध्यक्ष था। तो दोस्तों अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और इसका शासनकाल अजातशत्रु था, यानी कि किस राजा के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो वह राजा अजातशत्रु था जो कि हर्यक वंश का था और उस समय अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था और जिस राजा के शासनकाल में हुई थी वो अजातशत्रु था जो कि हर्यक वंश से संबंध रखता था। अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति पर। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी जो कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में तो उस समय कालाशोक राजा था जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था, उसका शासन चल रहा था। और उस समय जो अध्यक्ष था वो था सर्वकामी साब कमीर। उसके पश्चात आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पर जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय शासनकाल था अशोक का दोस्तों। किसका शासनकाल था? द्वितीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका शासनकाल था अशोक का, अशोक के मौर्य वंश से संबंधित था। और उस समय आपका ये अध्यक्ष था मोगालपुत्र तिस्स।
उसके पश्चात चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन हुई थी। कुंडल वन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कुंडल वन किस जगह पर है, कौन सी जगह पर है, तो आप बताएंगे कि वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो शासनकाल था, किस राजा के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो था कनिष्क। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था और उस समय अध्यक्ष जो था वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लेता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन था, तो वो आपका अश्वघोष होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व व उनकी अवस्थिति। मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर जहाँ जहाँ शुरू किया गया, ये जो भी उद्यान है या टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आ सकता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। सो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहला है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश पड़ता है नीचे भारत के नक्शे में साउथ की तरफ। नेक्स्ट में आते हैं अमराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट। अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ही ऊपर है। आंध्र प्रदेश को ही दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें एक तेलंगाना का पार्ट हो गया और एक आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया। दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? वो तेलंगाना में है। नेक्स्ट आते हैं बुक्सा। बुक्सा है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बुक्सा। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बक्सा बनता है दोस्तों, तो टाइगर रिजर्व बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आते हैं दुधवा कतरनी घाट, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों दूध के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम आप जोड़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग दूध अधिक पीते हैं, तो इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे दुधवा कतरनी घाट कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। औरंग, औरंग कहाँ है? औरंग, आ से औरंग और आ से असम को रिलेट करके पढ़िए, तभी आपको याद होगा, अदरवाइज ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठी। औरंग, औ से औरंग, आ से औरंग। औरंग कहाँ है? असम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कामलांग, कामलांग पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। आप इसको बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, ठंडी जगह है, थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ के लोग बहुत कोमल होते हैं। तो जहाँ के लोग कोमल होते हैं तो वो टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल तो जनरली सबको पता होता है, उड़ीसा में है, लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में होता है दोस्तों। इसको आप लोग बहुत मन से, बहुत ध्यान से इसको सुनिए, और मैं इसको पुनः रिवीजन कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए, पुनः इसको बोल दे रही हूँ कि सिमलीपाल पड़ता है टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। कामलांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, कोमल लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। औरंग, औरंग ओ से औरंग और आ से असम, औरंग पड़ता है असम में। दुधवा कतरनी, उत्तर प्रदेश के लोग दूध ज़्यादा पीते हैं, तो दुधवा कतरनी कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। बुक्सा मतलब पश्चिम बंगाल में बक्सा बनता है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? वो पश्चिम बंगाल में होगा। उसके पश्चात आते हैं अमराबाद। अमराबाद कहाँ होगा? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे आते हैं जनसंख्या के आंकड़े। चलिए ये भी पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल तो पेट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो केवल ये जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, उसमें भारतीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर किस मतलब 10 सालों में आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के आंकड़े प्रत्येक 10 साल में उसको गिना जाता है कि कितनी जनसंख्या किस देश की हुई है। हमारे भारत में 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है, सभी मित्र इस बात को जानते हैं। सो चलिए आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए 2001 से 2011, अभी की 2021 में जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है और कोरोना काल में जनगणना स्थगित कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा मित्रों। सो हम लोग पढ़ते हैं 2001 से 2011। अभी जो भी क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा जाएगा वो 2001 से 2011 के बीच का ही पूछा जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपके पेट में आ सकता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितने परसेंट रही, तो आप बताएंगे 17.7%। और कभी कभी थोड़ा सा टफ करने के लिए पेपर को पूछ लेता है कि 2001 से पहले यानी कि 1991 से 2001 के बीच आपकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो उस समय थी 21.54। प्रेजेंट में दोस्तों क्या है, जब पूछेगा तो 17.7, और उससे पहले का पूछेगा तो 21.54। दोस्तों इससे पहले का पूछना पेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ नहीं करा रही हूँ, ये आप छोड़ दीजिए। फिलहाल ये पेट के लिए रिवीजन एक प्रैक्टिस सेट है। सो मैं इसके लिए सिर्फ 2 ही बता रही हूँ, 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2011 में पूछेगा तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% लगाएंगे आप, और जब उससे पहले का पूछेगा यानी 1991 से 2001 का, तो आप 21.54% लगाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इधर, हाँ
अंतरिम सरकार के सदस्य व उनके विभाग। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उस समय कौन कौन को कौन कौन सा किस किस विभाग को मिला था, मतलब कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला था, तो ये उसके बारे में है। तो चलिए इसका पहला पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को उस समय जो मिला था वो था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले किसको मिला था, तो वो मिला था जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसे मिला था दोस्तों, वो मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट आते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पर जगजीवन राम। इनको मिला था श्रम मंत्रालय। जगजीवन राम को क्या मिला था, श्रम मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पर सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा मंत्रालय उस समय। 7 नंबर पर आते हैं लियाकत अली। लियाकत अली को क्या मिला था, वित्त विभाग मिला था। इसके पश्चात आते हैं आसफ अली पर। आसफ अली को रेल और परिवहन मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल विभाग के बारे में ये पूछता है और ये आप बताएंगे आसफ अली। उसके पश्चात 9 नंबर पर सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को जो विभाग मिला था वो शिक्षा एवं कला था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 10 नंबर पर आई चुंदरीनगर। इनको वाणिज्य विभाग मिला था। उसके पश्चात 11 नंबर पर आते हैं गजनफर अली खान। इनको मिला था स्वास्थ्य विभाग। दोस्तों 12 नंबर पर आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। इनको मिला था विधि विभाग। दोस्तों ये अंतरिम मंत्रिमंडल है जिसमें कि जब कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा विभाग मिला था अंतरिम सरकार सदस्य के अंतर्गत दोस्तों। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हो गया था तो उसके पश्चात चीज़ें बदल गई थी। कुछ लोगों को तो यही विभाग मिला था, परंतु कुछ नए नाम भी इसमें ऐड हो गए थे। तो चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पर ख़त्म। अब नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी रिवीजन कराना है और आप एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ेंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आया है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आयोग आपका अधीनस्थ आयोग कुछ भी बना सकता है इसमें से। तो सबसे पहले न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे आचार्य गौतम। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, वो है जैमिनी। उसके पश्चात योग दर्शन। योग दर्शन तो सभी को पता है, पतंजलि। अरे पतंजलि बाबा योग गुरु हैं ही है, वो तो सबको ही पता है भाई। कोई ऐसा है जो नहीं जानता होगा कि योग कौन करता है। आज के इस समय तो फेमस हैं बाबा रामदेव, तो उसी तरीके से योग दर्शन के पतंजलि हैं। उसके पश्चात आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। उसके पश्चात आता है वैशेषिक। वैशेषिक के हैं कणाद या उलूक। नेक्स्ट आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं वादरायण। कौन है, उत्तर मीमांसा के वादरायण। और चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक। तो ये चारवाक का तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा नाम से ही, लेकिन इसमें से जो आपके पेट एग्जाम में आ सकता है वो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका योग दर्शन। पहला योग दर्शन इम्पॉर्टेंट, दूसरा सांख्य दर्शन इम्पॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन, और तीसरा न्याय दर्शन इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं आचार्य गौतम। उसके पश्चात योग दर्शन के पतंजलि, ये तो आप अपने से लगा लेंगे। और सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। प्रमुख समिति जो कुछ संविधान सभा जब बनाई जा रही थी, उसको जब अंतिम रूपरेखा दी जा रही थी दोस्तों, तो उसमें कुछ समितियों का निर्माण किया गया। इन समितियों के सदस्यों ने मिलकर ही अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया हुआ है। अपने भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद है। कुछ अनुच्छेद जो हैं बढ़ाए गए हैं, जैसे कि कहीं कहीं 444 भी हैं, लेकिन वो अलग तरीके का अनुच्छेद है जिनमें कुछ एक्स्ट्रा पैरा हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं दोस्तों। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी पेट के एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि अपने भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान में 395 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। सो चलिए, और ये भी पूछ सकता है पॉलिटी में कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। मौलिक अधिकार भी पूछता है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो इसमें मैं एक क्विक रिवीजन जो है हल्का फुल्का आपका कराती जाऊँगी और आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो फिलहाल समितियों पर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति। तो इसका ये क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर। अब कभी कभी पूछता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर, तो टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिलाकर, और अगर कभी पूछता है कि अध्यक्ष को छोड़कर, तो आप बताएंगे 6 सदस्य। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्र ध्वज
संबंधित तदर्थ समिति है, तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पांचवा है राज्यों के लिए समिति, इसमें है इनके भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति दोनों के ही जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके पश्चात जब मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से इसको बता देती हूँ, कभी कभी इसमें एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी आता है। इसमें एक और समिति है, वो है झंडा समिति दोस्तों। तो झंडा समिति का जब कभी कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि किसी बुक में झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो JB कृपलानी को बताया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है दोस्तों। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका कहीं भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंख बंद करके उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही टिक करेंगे, ना कि आप JB कृपलानी को। JB कृपलानी कभी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख संस्थान और उनकी स्थिति, यानी कभी कभी पूछता है कुछ संस्थानों के बारे में कि ये फलां संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल में स्थित है दोस्तों। फिर है दूसरा है न्यूट्रिनो वेधशाला, ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लैब, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। उसके पश्चात भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। फिर है DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र, दोस्तों ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये नई दिल्ली में है दोस्तों। इसमें पेट के एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि पेट के एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पड़ेगा आपका करनाल में। दूसरा है इम्पॉर्टेंट भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये इज्जत नगर बरेली में है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। हाँ देखिए अब आ गया संविधान के प्रमुख भाग, विषय व संबंधित अनुच्छेद। तो कभी कभी पूछता है कि फला चीज़ें किस अनुच्छेद में है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, उस विकल्प को आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ संघ और राज्य छेद, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है। उसके पश्चात कभी नागरिकता पूछता है तो नागरिकता का जो भी है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में। उसके पश्चात मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत है। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है फ्रेंड्स। तो आपको जो इसमें पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में पड़ता है, ये है भाग 3 और है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पुनः रिपीट करना चाहूँगी कि मौलिक अधिकार भाग 3 में पड़ता है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। उसके पश्चात आपका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पड़ता है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और चौथा है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा है मौलिक कर्तव्य, जो पेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मौलिक अधिकार जो है आपका ये आता है भाग 3 में, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आता है भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य आता है भाग 4 का में। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक है और मौलिक कर्तव्य को एक संविधान संशोधन के द्वारा 51 का के अंतर्गत समाहित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ने को तो मैं ये पूरा भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेट के एग्ज़ाम से नहीं है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है ये 9 नंबर पर पंचायतें और नगर पालिका है। तो इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आप ग्राम पंचायत किस भाग में है, तो आपकी पंचायतें जो हैं भाग 9 में हैं और नगर पालिकाएँ 9 का में हैं। और पंचायतों में से भी क्वेश्चन एक बनता है कि किस अनुच्छेद से हैं, तो वो 243 सा से लेकर 243 ड़ तक है और नगर पालिका 243 ता से लेकर 243 य और छ तक है। लेकिन पेट का एग्ज़ाम है तो इसके लिए सिर्फ भाग ही पूछ सकता है कि पंचायतों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो उसमें आप बताएंगे भाग 9 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और है इम्पॉर्टेंट, वो है निर्वाचन। तो निर्वाचन के बारे में पूछेगा, तो निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे 324 से 329। वैसे मोस्टली जो देगा उसमें 324 ही अनुच्छेद देगा। तो निर्वाचन से संबंधित जहाँ भी आप कहीं कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसको देखते हैं तो आप उसमें 324 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कभी कभी राजभाषा के बारे में पूछ लेता है कि राजभाषा
जो है हमारा किस अनुच्छेद में है, तो वहाँ पर आप बताएंगे 243। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। पेट का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा आयोग के एग्ज़ाम से हल्का होता है। सो इसमें जो पूछेगा तो वो राजभाषा को पूछेगा बस कि किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग ये बताएंगे कि 243 में। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपात उपबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपात उपबंध के बारे में जब पूछेगा तो वो पूछेगा कि आपात उपबंध राष्ट्रीय आपातकाल पूछता है, तो 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आप आपात उपबंध को बताएंगे। चलिए दोस्तों, संविधान, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछेगा संविधान संशोधन। हर एग्ज़ाम में आता है, लगभग पेट के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप टिक करेंगे 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए फेमस है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये सभी को याद होगा। जो अगर थोड़ा सा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होगा कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, तो वो 368 में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंग और उनके कार्य, तो इसको आप पेट एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा लोक सेवा आयोग के संबंध से है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, जनजातियाँ, कभी कभी जनजातियों के बारे में पूछ लेता है दोस्तों, तो इसमें आप जनजातियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपकी ये किर्गिज़ जनजाति, ये पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किर्गिज़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है किर्गिज़ जनजाति। उसके पश्चात आपका पूछ सकता है बुशमैन कहाँ पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है दोस्तों। सेमांग इंपॉर्टेंट है, सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। उसके पश्चात चेंचू पूछ सकता है, चेंचू आपका क्योंकि भारत देश में केरल में पाया जाता है फ्रेंड्स। उसके पश्चात भूटिया, भूटिया आपको पता ही है सिक्किम में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक भूटिया है और एक भोटिया है, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, मात्रा ऊ और ओ का अंतर है यहाँ पर। तो भूटिया, भूटिया पाई जाती है आपकी उत्तरी भूटिया, लेपचा और लिम्बू, ये पाई जाती है सिक्किम में। भूटिया पाई जाती है सिक्किम में। भू याद रखिएगा, भू सिक्किम में। ये क्वेश्चन आता है कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में। लेकिन जब भोटिया जनजाति पहुँचेगा तो आप उसको तत्काल उत्तर प्रदेश लगाएंगे, ना कि सिक्किम। कंफ्यूज करने के लिए आयोग कुछ भी पूछ सकता है, भोटिया और भूटिया को दे सकता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भूटिया पूछता है तो आप सिक्किम को टिक करेंगे, और अगर भोटिया पूछता है तो आप उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी पेट में एक क्वेश्चन पक्का आना है, आप लोग ये चीज़ मान लीजिए, एक क्वेश्चन आना है। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांदीपुर है कर्नाटक में। इसके पश्चात राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल पहले भी एक टाइगर रिजर्व भी है, तो सिमलीपाल आता है उड़ीसा में आपके। मानस, मानस है उधर पूर्व की तरफ असम में। उसके बाद कान्हा, कान्हा किसली के नाम से भी फेमस है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आता है मध्य प्रदेश में। उसके पश्चात जिम कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड ऊपर की तरफ है। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर सागरी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो मन्नार की खाड़ी में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, और सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी को ही कहते हैं दोस्तों। इंद्रावती, तो इंद्रावती है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। काजीरंगा, काजीरंगा है आपका असम में दोस्तों। काजीरंगा कहाँ है, असम में। आगे बढ़ते हैं। कद्रेमुख, कद्रेमुख पकड़ेगा आपका कर्नाटक के चिकमंगलूर में दोस्तों। कद्रेमुख वैसे आप में ज़्यादा टफ नहीं करेगा, चिकमंगलूर नहीं देगा आप में, कर्नाटक ही देगा। पूछेगा कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लगाएंगे कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली है केरल में दोस्तों। उसके पश्चात पेंच घाटी, पेंच घाटी पड़ेगा आपका नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर नहीं पूछेगा, ये बहुत डीपली कर देगा, ये आयोग का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा पेंच घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ही ऑप्शन में रहेगा। उसके पश्चात समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी। अभी एक आया था सागरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले अभी तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क आया है, इससे पहले दोस्तों आया था सागरी राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी पर था। अब नेक्स्ट आ गया है नीचे समुद्री राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। चलिए अंशी है, अंशी पूछ सकता है, कर्नाटक में है। बेटला, बेटला पड़ेगा झारखंड में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान अभी नया बना है दोस्तों, महाराष्ट्र में। बेटला कहाँ है, झारखंड में। गूगामल महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको मुझे जल्दी जल्दी कवर करके आप लोगों को बताना है और ये समझाना है, ताकि ये जल्दी पार्ट ख़त्म हो जाए और आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाए। हाँ तो चलिए दोस्तों, कभी कभी आपके कभी कभी क्या पेट के एग्ज़ाम में ये थोड़ा सा हल्का इससे पूछता है, ये थोड़ा सा समय जो इसमें दिया हुआ बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इसमें समय से आपका कोई मतलब नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने
कितनी वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वो 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये पूछता है कभी कभी इसमें एक चीज़ कि घोड़ा के बुद्ध के किस चीज़ का प्रतीक है, तो घोड़ा दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, और कमल जो है उनके जन्म का प्रतीक है, और ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उनके ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं नीचे की तरफ मृत्यु। तो स्तूप अगर पूछता है तो स्तूप के अंतर्गत आप बताएंगे स्तूप किसका प्रतीक है, उनकी मृत्यु का। तो देखिए इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ दोस्तों कि कमल महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है, उसके पश्चात बोधि वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक है, और स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कौन से 3 रत्न हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो बुद्ध धम्म और संघ। आपने कभी कभी टीवी सीरियल्स अगर पहले देखा होगा थोड़ा, तो कभी कभी आता था बुद्ध वाला एक सीरियल, उसमें बताता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म तथा संघ। उसके पास 4 आर्य सत्य हैं। पहला कि दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख का निवारण। उसके पश्चात दुख निरोध किस मार्ग के द्वारा किया जा सकता है, तो जब महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप आंसर लगाएंगे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। उसके पश्चात एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, तो अपना प्रथम उपदेश उन्होंने जो है सारनाथ श्रावस्ती क्या बोलते हैं, बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है दोस्तों। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। और अगर ये पूछ लेता है उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, तो आप लगाएंगे श्रावस्ती में। उसके पश्चात उपदेश जो दिया उसकी भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे पाली। उसके पश्चात बुद्ध के कई नाम भी हैं, जैसे कि शाक्य मुनि और तथागत, तो ये दोनों नाम दे सकता है। शाक्य मुनि और तथागत किसके नाम है, तो आप बताएंगे कि वो महात्मा बुद्ध के नाम है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध का परिनिर्वाण, यहाँ पर परिनिर्वाण शब्द यूज़ कहा गया है। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, यानी कि उनको महापरिनिर्वाण कुशीनारा में मिला था, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अब चलते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो आप बताएंगे कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल पर। तो ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो अभी मैंने सुना, जब पहले इस सीरीज़ को शुरू किया था तो तब भी मैंने उसमें बताया था ये कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसके पश्चात कभी कभी पूछ सकता है, ये लाइन से दे सकता है 4 को कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वराह वेंकट गिरी, और नीलम संजीव रेड्डी का भी नाम दे देता है। इनको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो एक बार आप इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन हुए, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथे वराहमिरी वेंकट गिरी थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उसके पश्चात न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उसके पश्चात वराहगिरी वेंकट गिरी, उसके पश्चात फ़खरुद्दीन अली अहमद, उसके पश्चात बी.डी. जत्ती, उसके पश्चात नीलम संजीव रेड्डी, उसके पश्चात ज्ञानी जैल सिंह, उसके पश्चात वेंकट रमन, उसके पश्चात डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके पश्चात के.आर. नारायणन, फिर 14 नंबर पर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, 15 नंबर पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके पश्चात 16 नंबर पर प्रणब मुखर्जी, और 17वें नंबर पर प्रेजेंट टाइम में इस समय रामनाथ कोविंद का कार्यकाल चल रहा है, जो कि जुलाई 2017 से अब तक रामनाथ कोविंद हैं। उसके पश्चात एक चीज़ और है कि कभी कभी पूछ लेता है कि व्यक्ति के रूप में 14वें राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे कि रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब शिलालेख से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, इनका शिलालेख था प्रथम शिलालेख। तो मास्की एवं कभी कभी पूछता है, इसमें जो पेट के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है उसमें है ये वाला इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला मास्की और गुर्जरा अभिलेख। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों, तो आप ये बताएंगे कि क्या बोलते हैं, आपके मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है वो उसके अंतर्गत अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। और उसके पश्चात प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है, तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि लघु शिलालेख। तो देवान प्रियदर्शी और या प्रियदर्शी नाम
जो है वो लघु शिलालेख में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अशोक का 8वां शिलालेख सबसे लंबा है, इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, और उसी में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख भी किया गया है। तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों, तो वो है अशोक के 8वें शिलालेख में। फिर उसके पश्चात आ जाते हैं ये रुक्मिणदेही शिलालेख से, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका नाम महात्मा बुद्ध से भी जुड़ता है। जब महात्मा बुद्ध और अशोक का संबंध पूछेगा तो उसमें आप उस समय रुक्मिणदेही अभिलेख का इस्तेमाल करेंगे और आप बताएंगे कि लुम्बिनी ग्राम को बलि कर से मुक्त किया गया था, तो वो रुक्मिणदेही शिलालेख में उसके बारे में बताया गया है। उसके पश्चात चलते हैं 11वां और 13वां अभिलेख, जो कि दूसरा और 13वां अभिलेख, ये भी इसमें संगम राज्यों के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। संगम राज्य आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन संगम राज्य के अंतर्गत चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका के संबंध में जो भी सूचना दी गई है वो 11वें और 13वें शिलालेख में है। तो और उसके पश्चात 13वें शिलालेख में ही शासन काल में 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित कलिंग युद्ध का विवरण जो है वो 13वें शिलालेख में हुआ है, जिसमें कि अशोक की विजय हुई थी। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया दोस्तों, तो उसका आंसर आप बताएंगे 13वां शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट पर, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आप में बनता है कि कौन सा डैम या कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी पर है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं लाइन से रिवीजन करा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट कहाँ पर है दोस्तों, तो तवा प्रोजेक्ट जो है वो है नर्मदा नदी पर। उसके पश्चात मेत्तूर डैम जो कि कावेरी नदी पर है। इकाई प्रोजेक्ट जो कि तापी नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर है। उसके पश्चात हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है दोस्तों। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध अभी नया बना है, बेतवा नदी पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके पश्चात गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत पिपरी में सोनभद्र में है। उसके पश्चात तिलैया बांध बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हाँ, 1857 की क्रांति, इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इतिहास में 1857 की क्रांति का, और इसका जो सूचक था या जो सिंबल था आप कह सकते हैं वो थी कमल और रोटी। तो दोस्तों इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था, तो आप लोग कमल और रोटी को टिक करेंगे। तो चलिए इसमें जो विद्रोह स्थल थे और वहाँ का नेतृत्वकर्ता जो था उसके बारे में मैं इसमें बताती हूँ। तो चलिए लखनऊ में था, लखनऊ में जो था वो थी बेगम हजरत महल। उसके पश्चात बरेली से खान बहादुर थे। उसके पश्चात इलाहाबाद में लियाकत अली थे। कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला खान थे। फैज़ाबाद से मौलवी और अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे। असम से दीवान मनीराम दत्त थे। उसके और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रमुख केंद्र और उनसे संबंधित, तो इसमें शिव काशी केंद्र के बारे में है। शिव काशी केंद्र जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है आपका, तो शिव काशी केंद्र जो है आपका मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु में पड़ता है। लिटिल जापान की उपमा इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी शिव काशी केंद्र को। ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि शिव काशी केंद्र को लिटिल जापान की तुलना का उपनाम या लिटिल जापान का नाम किसने दिया था, तो आप उसको आंसर जो टिक करेंगे वो होगा जवाहरलाल नेहरू का। उसके पश्चात है पीतमपुरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीतमपुरा कहाँ स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पीतमपुरा क्यों फेमस है, ऑटोमोबाइल हब के लिए पीतमपुरा फेमस है। ठीक, चलिए काकीनाडा, काकीनाडा का संबंध जूट से है दोस्तों। विरुद्धनगर सूती वस्त्र से। चन्नापाटना रेशम से। भदोही कारपेट, सभी जानते हैं भदोही कारपेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीटागढ़, टीटागढ़ का संबंध कागज से है। लखेरी, लखेरी का संबंध सीमेंट से है। भिलाई, भिलाई का संबंध लोहा और इस्पात से है। अंबाला, अंबाला का संबंध जो है खनिज तेल और शोधनशाला से है। जामनगर, जामनगर का संबंध पेट्रोलियम से है दोस्तों। जामनगर गुजरात वाला जामनगर, वहाँ पेट्रो रसायन है। जेके नगर, जेके नगर का संबंध एल्युमिनियम से है फ्रेंड्स। मलाजखंड, मलाजखंड तांबा से संबंधित है। टुंडू, टुंडू जस्ता से संबंधित है। भाटपाड़ा, भाटपाड़ा जूट से है। और फूलपुर उर्वरक से संबंधित है। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे।
आगे है महाजनपद। कितने महाजनपद थे? महाजनपद हैं 16 और इसका जो विवरण दिया गया है वो अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में है, तो आप आंसर लगाएंगे अंगुत्तर निकाय में। और महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपद 16 थे। तो चलिए इसमें दिया हुआ महाजनपद और उनकी राजधानी, हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, उत्तरी अवंती महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? अवंतिका या उज्जैन। दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी थी महिष्पति। उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल इसकी काम्पिल्य। चेदी की शक्तिमती। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूरसेन की मथुरा। मगध की गिरिब्रज। कुरु की इंद्रप्रस्थ। इसके पश्चात वत्स की कौशाम्बी। अश्मक की पैठन या पोटन। अंग की चंपा थी। मत्स्य का विराटनगर। और उसके बाद कौशल की राजधानी साकेत थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विभिन्न कृषि विधियां व उनसे संबंधित तथ्य। तो दोस्तों इसमें क्या है, कोई जैसे पूछता है कि कौन सी चीज़ों से क्या क्या होता है, तो इसमें वही थोड़ा सा 4-5 है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती वो होती है जिससे फसलों के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि फसल के साथ साथ आप पशुपालन भी कहते हैं, तो वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अंगूर की खेती को विज्ञान के रूप में क्या कहा जाता है? तो वो है विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। अब वेजीकल्चर। वेजी मतलब नाम से ही पता है वेजिटेबल। वेजी का मतलब सब्जी, तो सब्जियों के उत्पादन से जो संबंधित होती है उसको वेजीकल्चर कहते हैं। फिर पीसीकल्चर यानी मछली पालन। मछली पालन को बोलते हैं पीसीकल्चर। उसके पश्चात आते हैं ओलेरी कल्चर या वेजीकल्चर, दोनों ही सब्जी की खेती से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मूल अधिकार आ गया। कुल मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। तो आगे चलिए मूल अधिकार के बारे में बताते हैं। 6 हैं, जो कि पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है आपका 14 से 18 के अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता आएगा 19 से 24 के बीच में। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 है। अनुच्छेद है ये दोस्तों। उसके पश्चात धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आएगा आपका 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और चलिए चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आ जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता है 8 मार्च को होता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में आ सकता है, क्योंकि अभी जुलाई बीता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रमुख तिथियां और उनके घटनाक्रम हैं। इसमें यह है कि अकबर की मृत्यु, कभी कभी पूछता है अकबर की मृत्यु किस साल में हुई थी, तो आप बताएंगे अकबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1605 में हुई थी। उसके पश्चात प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी? तो वो थी मुंबई से थाने तक। और ये किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये 1853 में बिछाई गई थी। यानी कि 1853 में प्रथम रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था, जो कि मुंबई से थाने तक बनी थी, और उस समय शासनकाल लॉर्ड डलहौजी का था। उसके पश्चात गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो 1917 में हुआ था। फिर रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो वो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1919 में। उसके पश्चात असहयोग आंदोलन, तो वो 1920 में हुआ था। बीजी तिलक का निधन क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को 2 चीज़ें हुई थी। एक तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी दिन बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उसके पश्चात साइमन कमीशन भारत पहुंचा कब था? वो फरवरी 1928 में पहुंचा। लेकिन जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, वो साल पूछेगा तो आप 1927 लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया था? तो वो डेट थी 31 दिसंबर 1929। तो चलिए, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 है। उसके पश्चात है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। फिर पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932। केंद्रीय मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ? 1937। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? 1939 में। उसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में। उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 और 41 के बीच में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स योजना कब आई? 1942 में। सी राजगोपालचारी की योजना कब आई? 1944 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 12 नवंबर 1945। वेवेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन योजना 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अब भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली दोस्तों? तो वो थी 18 जुलाई 1947। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति दे दी गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये मरुस्थल है। मरुस्थल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही पूछता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें पहला था कि सहारा मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल, 2 ही मरुस्थल है जिसको आप याद कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है पेट एग्जाम वालों के लिए। सहारा और कालाहारी जो पड़ता है वो अफ्रीका में पड़ता है, ठीक। उसके पश्चात पूछता है इसमें कि पेंटागोनिया और अटाकामा कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। उसके पश्चात गोबी मरुस्थल कभी कभी पूछ लेता है। और दस्ते लुट पूछता है, तो दस्ते लुट को इसमें एशिया ज़रूर दिखा गया है, लेकिन दस्ते लुट में कभी कभी ऑप्शन में ईरान भी आ जाता है। तो दस्ते लुट का जब अगर ईरान पूछेगा तो आप ईरान लगाइएगा, और एशिया आता है तो एशिया लगाइएगा। उसके पश्चात तकला मकान को कभी कभी पूछता है, तो तकला मकान जो है वो है चीन में, चाइना, यानी चाइना में टकला मकान है। चाइना टकला हो गया है, तो तकला मकान कहाँ है? चाइना में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात कभी कभी ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन और सिम्पसन भी पूछ लेता है दोस्तों। जैसे गिब्सन कहाँ है, सिम्पसन कहाँ है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सिंपल पूछेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय आप बताएंगे जिनेवा में है। उसके पश्चात पूछता है ये IMF की मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे वाशिंगटन DC में है। फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे काठमांडू में है। फिर पूछता है आईडिया का मुख्यालय कहाँ? आईडिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट थे तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। चौथा है यूरोपियन संघ का मुख्यालय, यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। दोस्तों यही 4 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 5वां पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन हिस्ट्री। भारत का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा फंसते हैं दोस्तों। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए मैं इसको फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। तो चलिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो बम्बई में हुआ था 1885 में। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी इसको शॉर्ट में भी WC बनर्जी करके भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, और उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय 72 प्रतिनिधियों ने ही सिर्फ इसमें भाग लिया था। उसके पश्चात आपका जो इम्पॉर्टेंट है दूसरा, उसमें ये पूछता है, पेट के एग्जाम में पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लिखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके पश्चात पूछ सकता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो है जॉर्ज यूल। ये नहीं पूछेगा कहाँ का अधिवेशन हुआ था या किस सन में हुआ था, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम है, आयोग का एग्ज़ाम नहीं है। लोक सेवा आयोग में थोड़ा सा पेपर टफ कर दिया जाता है, पेट के एग्ज़ाम में अभी उतना टफ नहीं है। तो इसमें सिर्फ यही पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे जॉर्ज यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, कलकत्ता अधिवेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत को कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था दोस्तों, जो कि 1896 को हुआ था। तो इसमें से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो है रहीमतुल्ला सयानी। और किस ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था 1896 में। और तीसरा ये है कि वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था?
तो उसका आंसर आप लगाएंगे कलकत्ता अधिवेशन। अब ये भी पूछ सकता है इसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम गीत लिखा है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे वो आनंद मठ से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद, हाँ, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा और किस अधिवेशन में किया गया। तो इस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और ये कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में किया गया था। उसके पश्चात कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ और किस ईयर में हुआ, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके, हाँ, अभी वंदे मातरम था, अब आ गया जनगण मन। तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया, लेकिन 1911 में। और उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण दर। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आते हैं लखनऊ अधिवेशन पर। हाँ, लखनऊ अधिवेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई लखनऊ अधिवेशन, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1916 में और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की कौन थी, तो वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात अंतिम अधिवेशन जिसमें बीजी तिलक ने भाग लिया, तो वो अमृतसर का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें और पेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें ये पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। उसके पश्चात क्वेश्चन एक और बन सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की कौन थी, तो उसमें आप लोग लिखेंगे सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में थी और ये हुआ था 1925 में। और उसके पश्चात एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। उसके पश्चात एक कराची अधिवेशन भी है जो कि 1931 में हुआ था और उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ही मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। उसके पश्चात आते हैं, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये है कि क्या आप जानते हैं, चलिए, भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार, मतलब स्थानीय शासन की अवधारणा किसने दी थी, तो वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय ने स्थानीय शासन के बारे में बताया था सबसे पहले। उसके पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। उसके पश्चात आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, पंचायत राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति बनाने में की सिफारिश किसने की थी, तो वो है अशोक मेहता ने। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी, लेकिन द्विस्तर पर बदलने के लिए जिसने सिफारिश की वो थे अशोक मेहता, जिन्होंने अपनी समिति बनाई और समिति के अंतर्गत इस बात को बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको द्विस्तर का किया जाए। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। जे.वी.के. राव तथा लक्ष्मी सिंघवल के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी कब, तो जे.वी.के. राव 1985 में गठित किए थे और लक्ष्मी सिंघवल 1986 में। दोस्तों आगे आते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई कितने प्रतिशत आरक्षण की, तो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो वो आपका है राज्य बिहार। नेक्स्ट आते हैं, 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ हुआ कहाँ से, तो वो राजस्थान के नागौर जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे, उनका नाम था बी.एन. राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेट के एग्जाम में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन के आंदोलन
से भी संबद्ध रहे हैं, तो वो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है, वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो वो थे एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो वो है राष्ट्रपति को। उसके पश्चात दोस्तों, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसने किया था, तो वो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उसके पश्चात दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पर, भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो वो है भारत का उपराष्ट्रपति। उसके पश्चात नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किस में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो राज्यसभा में। यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में जब भी पूछेगा तो आप राज्यसभा लगाएंगे कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, की आ ही गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो स्थायी होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी स्थायी सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई, तो वो थे उदारीकरण। जहाँ भी नाम आएगा वहाँ तुरंत आप नरसिम्हा राव को टिक करेंगे, कुछ भी देखने सोचने की ज़रूरत नहीं। उदारीकरण से नरसिम्हा राव का ही संबंध था, कनेक्शन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है संसद की। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, तो वो जनहित याचिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आप इस पर ध्यान दे दीजिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से पेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जैसे कि चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको नाइट्रेट कहते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको नाइट्रेट कहते हैं। उसके पश्चात इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, मानव गुर्दे में पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट की। कहते हैं ना फलां व्यक्ति को स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो वो जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। उसके पश्चात एक क्वेश्चन और, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है तो वो है विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, 1 गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, तो 1 गिलास पानी पीने से कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, किसी भी कैलोरी की, किसी भी टाइप की कोई भी कुछ ऊर्जा हमें नहीं मिलती, तो वो होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। बासमती के चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एमाइलेज होता है दोस्तों। उसके पश्चात आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, सारा नहीं बता रही हूँ दोस्तों, सब पढ़ने का इस समय टाइम नहीं है, ये क्विक रीज़न है। तो चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, तो ये अर्धचालक पदार्थ हैं, इनका उपयोग रेडियो बनाने में किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, तो कमी होती है प्लेटलेट्स की। उसके पश्चात नेक्स्ट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हाँ पूछ सकता है कि यक्ष्मा संक्रामक रोग है जिसका वाहक है, तो इसको याद कर लीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। इसके द्वारा क्षय रोग यानी टीबी का रोग होता है, और टीबी का रोग एक संक्रामक रोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण है तपेदिक। तपेदिक क्षय रोग है और क्षय रोगी टीबी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बता रही हूँ। हाँ चलिए, पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, तो ऐसे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। यानी पास का साफ दिख रहा है लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको होता है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी कोई ख़ास योजनाएं भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इस समय लेटेस्ट जो योजना आई है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं बता दे रही हूँ आपको कि सर्व साक्षरता मिशन, ये इसका प्रारंभ कब किया गया, तो ये 2001 है। ये हो सकता है आपके पेट एग्ज़ाम में आ जाए कि सर्व शिक्षा मिशन का जो शुभारंभ था वो कब हुआ था,
तो 2001 में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो गया है, फिर भी काफ़ी लंबा ये टॉपिक था। मैंने इसको कवर करने की दोस्तों पूरी कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही मैं इसमें बता सकूँ फ्रेंड्स। लेकिन आप इसको एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा। समय नहीं है बिल्कुल भी इस समय की नई चीज़ों को पढ़ा जाए। सो बेटर ये होता है कि पुरानी ही चीज़ों को बार बार रिवीज़न किया जाए। और कोई भी चीज़ जब सुनी जाती है, जब कोई सामने वाला व्यक्ति किसी भी टॉपिक को बताता है, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी जाती हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं। और मैं तो यही कहूँगी, मैं भी जब तैयारी करती थी, अभी भी मैं अपनी जिस जॉब में हूँ मैं उससे ऊपर थोड़ा जाना चाहती हूँ। और तो उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ, तो मैं भी रात में सोते समय किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हूँ खुद अपनी आवाज़ में, और उसको रात में मैं ईयरफोन के थ्रू अपने लगा करके ही मैं सोती हूँ, ताकि वो किसी भी तरीके से मेरे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए फ्रेंड्स। तो मेरी आप सभी दोस्तों को यही राय है कि आप भी किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर आपको जल्दी याद करनी है या जल्दी दिमाग में उसको ले जाना है, तो आप रात को सोते समय ये कुछ लोग मूवी और ये सब देखने की बजाय हफ्ते में 7 दिन होते हैं भाई, 6 दिन शनिवार, 1 दिन संडे होता है, तो ठीक है संडे का दिन आप घूमने फिरने में लगा दिए, मत पढ़िए उस दिन। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप किताबें उठाइए या पढ़िए संडे के दिन। संडे को आप छुट्टी दीजिए, घूमिए फिरिए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, जो आपकी इच्छा करे आप वो कीजिए। लेकिन बाकी के 6 दिन आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से आप अपनी तैयारी कीजिए, और देखिए फिर आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। सो दोस्तों ये थी आज की सीरीज़, जो कि हमारा पार्ट 1 था, और पेट एग्ज़ाम के लिए मैंने इसको स्पेशली बनाया है। और उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोग इससे बहुत कुछ आप लोगों को हेल्प होगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इधर 3, 4, 5 दिन मैं लगातार पेट के लिए इस सीरीज़ को ले आऊँगी, और मैं जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ दोस्तों। सो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको समय से मिल सके। सो दोस्तों आप सभी को शुभकामनाएं। चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो के लिए आपको तब तक के लिए शुभ संध्या।